हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आर्क हिस्टोरिया पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसके 150 सवाल हैं। वो आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये एक ही सिटिंग में यानी एक ही साथ में कंपाइलेशन में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा एक साथ में एनालाइज करें। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को वेल तरीके से, अच्छे तरीके से हम उसको समझा पाएं और उसके रेफरेंसेस को भी जोड़ पाएं, जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द हिस्ट्री सब्जेक्ट, they also can get benefit from this lecture. So now we should start। और ये डिस्कशन हम हिंदी भाषा में करेंगे, है ना, हिंदी में करेंगे ताकि और जो टर्मिनोलॉजिकल जो डिस्कशन है उनमें अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अकाल तख्त की स्थापना की किसने की? ये सिखिज्म से रिलेटेड है, सिखिज्म से रिलेटेड है। वैसे ये जो स्थापना हुई है ये 1609 में हुई थी, अकाल तख्त की। और अकाल तख्त का मतलब होता है कि यहाँ से जो सिखिज्म को एक तरह से मिलिट्री फॉर्मेशन के रूप में उन्होंने शुरुआत किया, है ना, एक तरह से मिलिट्री जो फॉर्म देने के लिए। और वैसे ये सिख धर्म के जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी है। लेकिन इसके साथ में आप ये जरूर रखिएगा कि अकाल तख्त का मीनिंग क्या होता है ना, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन संत ने भक्ति के मार्ग में गुरु की आवश्यकता पर बल नहीं दिया? नहीं दिया। देखो, मध्यकाल में जो भक्ति परंपरा हुई है, भक्ति आंदोलन हुआ था, उसमें ज्यादातर भक्ति संतों ने गुरु की महिमा पर बड़ा बल दिया। और गुरु की महिमा को लेकर के लगभग जितने भी जो लोग उस समय में हमें सेंट परंपरा में आते हैं वो सभी मानते हैं। जैसे मान लो कि गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म से रिलेटेड हैं, और इनके बाद में तो पूरी जो है गुरु परंपरा चली है। तो इसलिए ऑप्शन डी तो नहीं होगा। रामानंद जी की बात करें जो कि वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है और राम भक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया था, सगुण भक्ति धारा के ये थे। इन्होंने भी जो है गुरु की महिमा का बड़ा बखान किया। ओके, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कबीर की बात करें तो कबीर गुरु के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, हालांकि ये निर्गुण भक्ति धारा को ज्यादा प्रमुखता देते हैं। कुछ कुछ छंदों में इनके सगुण भक्ति दिखती है, बट मेजरली कबीर वॉज ए निर्गुण सेंट। तो ये एक छंद भी आता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका मतलब ये है कि गुरु की महिमा को उस समय में सबसे ज्यादा माना गया है। लेकिन अगर मीराबाई की भक्ति को देखें, मीराबाई की भक्ति में मीराबाई की भक्ति जो थी वो कांता भाव की भक्ति थी, है ना, कि भाई प्रियतम के रूप में ईश्वर को मान लेना। तो मीराबाई जी ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को एक प्रिय के रूप में, प्रियतम के रूप में मान लिया। और यानी एक है भक्त और एक है भगवान। भगवान, अब इसमें कहीं पे गुरु है, भक्त कौन है? मीरा है। भगवान कौन है? कृष्ण है। तो उन्होंने बीच में जो गुरु का जो भूमिका होती है उसको उन्होंने अपनी जर्नी में हटा दिया। तो इसलिए इसका उत्तर ए होगा। अब संत रविदास जी जो हैं, रैदास के नाम से भी हम जानते हैं उनको, संत रविदास जी को मीरा का गुरु माना गया है। और ये बात सही भी है। लेकिन उन्होंने केवल और केवल एक बार उनसे डिस्कशन हुआ था,
और उन्होंने उनको गाइड किया था कि भाई आप इस तरह से, तो कुछ उनके प्रश्न थे मीराबाई जी के, तो जो संत रविदास जी ने उनको दिए थे। लेकिन अ, अगर हम उनके पूरे साहित्य को पढ़ें तो बाद में उन्होंने वो नेक्स्ट जो डिस्कशन रहा वो फिर कभी रहा नहीं, मतलब एक बार ही रहा। तो इसका मतलब है कि गुरु स्वरूप में उन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं समर्पित किया, उन्होंने केवल कृष्ण को ही अपनी जितनी भी जो रचनाएं थीं, जो संत परंपरा में जितनी एक्टिविटी थी, उनमें केवल या तो मीरा है या कृष्ण है, बस। तो वो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, कि मेरे तो कौन है, केवल गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल है, और दूसरा कोई नहीं है मेरा। तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो केवल भक्त और भगवान के बीच की ही बात करते हैं। और बाकी सभी, अगर आप बाकी संतों को देखेंगे, खासतौर से मिडिवल हिस्ट्री के, तो वो लगभग सभी गुरु के ऊपर इतना ज्यादा बल देते हैं। जबकि मीरा की जो भक्ति है ना, वो बहुत सहज भक्ति है, मतलब स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रियतम अगर मान लिया, तो प्रियतम का मतलब यह है कि अब एक वो स्टेट आ गई है मीरा की कि वो कृष्ण से कुछ भी नहीं छुपाती है। अब वो कहती हैं कि चोरी करूं न मार्गी, ना ही करूं अकाज, पुन के मार्ग चालता जग मारो संसार। कि न तो मैं चोरी करती हूँ, ना ही मैं डाका डालती हूँ, और ना ही कोई मैं गलत काम करती हूँ। मैं तो पुण्य के मार्ग पे चल रही हूँ, अच्छे मार्ग पे चल रही हूँ। और अगर मेरे इस अच्छे मार्ग पे चलने पे किसी को एतराज है, तो वो एतराज बना रहे, मुझे उनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो मीरा मध्यकालीन भक्ति संतों में सबसे यूनिक भी है, और उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल भक्ति सिस्टम था उसको भी ब्रेक किया, और उस समय सोशिएटल फॉर्म में भी मीरा एक तरह से एक क्रांतिकारी संत की तरह दिखती हैं। वो केवल और संत मात्र नहीं है, उस समय के सोशिएटल जो सिचुएशन थी उसमें मीरा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मीराबाई जी के बारे में तो और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। वेदांत बुद्धिवादी, बुद्धिवाद के केंद्र नदिया, नदिया का संबंध था। वैसे नदिया एक जिला है जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। इसको नवद्वीप भी कहा गया है, नवद्वीप, नवद्वीप कहा गया। नवद्वीप का मतलब नौ द्वीपों से रिलेटेड है ना। तो वैसे ये चैतन्य महाप्रभु की धरती थी, है ना। तो अब ये वैष्णव भक्त भी थे, है ना। तो अगर हम रामानंद जी की बात करें, ये भी वैष्णव थे, तुकाराम। और वरकारी ट्रेडिशन अगर हम बात करें, संत ज्ञानेश्वर जी। और अगर आप पंढरपुर की बात करें, तो ये दोनों महाराष्ट्र के संत थे, संत ज्ञानेश्वर जी और तुकाराम जी। रामानंद जी भी जो है वाराणसी बनारस के, काशी के यहाँ से संत थे। और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो नदियाँ वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी होगी, मेरे ख्याल से ये काम आएगी। चलिए, अब एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, वैसे तो सभी प्रश्न सुंदर हैं। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता गुजरात के संत थे, और इनकी एक बहुत सुंदर रचना है जिनको आगे चल के एम के गांधी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनाया था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ना, पर सेवा पर ऐसा कुछ है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो कि विच वॉज द फेवरेट सॉन्ग ऑफ, फेवरेट भजन ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, ये गुजरात से थे। और मीराबाई, मीराबाई राजस्थान की थी। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था, और मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता में 1498। ये सबसे पॉपुलर डेट मानी गई है, हालांकि मीराबाई के जन्म को लेकर के इतिहासकारों में एक मत नहीं है। और इनका जो विवाह हुआ था, मेड़ता में जन्म हुआ, विवाह हुआ था मेवाड़ में, भोजराज राजा, उनके रतन सिंह के बेटे के साथ में, है ना। तो अब हम बात करते हैं, सूरदास जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, है ना। आगरा और ये आपके मथुरा के एरिया के आसपास के थे वो, है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल, जैसा मैंने पहले बताया कि नदिया जिला और नवद्वीप,
तो ये आप मैच कर लेना इसमें कौन सा रहता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल तो भाई ऐसा है कि विजयनगर साम्राज्य में भूधारण पद्धति के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? राज्य द्वारा विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान दिए जाने की पद्धति ब्रह्मदय कहलाती थी। बिल्कुल सही बात है। विच वॉज द लैंड जो ग्रांट रिलीजियस एक्टिविटी के लिए दिया जाता था वो ब्रह्मदय था। स्पेशली हम विजयनगर एम्पायर के टाइमिंग की बात करें तो एक तो बिल्कुल सही है। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की व्यवस्था नयंकर नहीं, विच नयंकर जो सिस्टम था विच वॉज क्लोजली रिलेटेड टू मिलिट्री सर्विसेज, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ऑप्शन दो जो है वो सही नहीं होगा। सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले में भू क्षेत्र की व्यवस्था को नयंकर सिस्टम कहते थे, न कि उबली, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर, है ना, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो दोबारा हम मध्यकालीन भारत से सल्तनत पीरियड के क्वेश्चन पे आ गए हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात नहीं की जाती थी, एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी? देखो सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट हमेशा से ही होता था, हमेशा से हमने सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। शक्कर चीनी हमारे यहाँ पे हमेशा से एक्सपोर्ट होते थे, मिडिवल पीरियड में भी सल्तनत पीरियड में भी होते थे। घोड़े हमें बाहर से मिलाने लाने पड़ते थे। एक्चुअली अरबी घोड़ों को बहुत फेमस माना गया था, और ये एक ऐसा चीज था जो हमें आयात करना पड़ता था, वो निर्यात नहीं कर सकते थे। हालांकि भारत में भी अच्छे घोड़े थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से अरबी घोड़ों को सबसे बढ़िया माना गया, है ना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और गरम मसाले भी आपको बताया तो प्राचीन काल से लगा करके आधुनिक काल तक भारत से गरम मसाले जो हैं वो हमेशा से एक्सपोर्ट होते थे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें देख लीजिए, जब ये प्रश्न पढ़े तो पूरा देखें, नहीं की जाती थी या की जाती थी, ये भी, है ना। अब हम अमुक्तमाल्यद ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? ओके, यह ग्रंथ संस्कृत नहीं, ये तेलुगु में लिखा गया था, है ना, तेलुगु में, तेलुगु में लिखा गया था, संस्कृत में नहीं था। तो ये गलत हो गया, असत्य हो गया। इस ग्रंथ की रचना हाँ कृष्ण देवराय जी ने लिखी थी, तो ये सत्य हो गए। इसमें राज्य के राजस्व और अर्थव्यवस्था के विकास का पर्याप्त वर्णन है। तो एक्चुअली इसके बारे में डाउट है हमें। तो ये तो सही बात है कि ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, इसलिए ये तो करेक्ट है ना। सो राजस्व में अटूटता, मेरे ख्याल से ये शायद लैंग्वेज को लेकर के, बट इसका जो आंसर दिया गया है वो सी, जो आंसर है वो है ओनली वन इज करेक्ट, है ना। फिर भी आप लोग एक बार जरूर इस पे चेक कर लेना, है ना, कि भाई अमुक्त माल्यद जो है वो इसका सब्जेक्ट क्या था, है ना, एक बार ये जरूर आप देखना। कुछ आपका भी काम होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। अच्छा चलिए, अब हम मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं वापस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असीरगढ़ का किला अवस्थित है? असीरगढ़ कहाँ पर पड़ता है भाई? ये बुरहानपुर में है एक्चुअली, है ना, बुरहानपुर जिला में है असीरगढ़। असीरगढ़ का किला और निमाड़ क्षेत्र में पड़ेगा, है ना, निमाड़ में इन्होंने वो दिया है, निमाड़ दिया है, ठीक है। तो आपको पता है निमाड़। एंड सांची स्तूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, फैक्ट जो है वो असत्य है ना, गलत कौन सा है? तो 1818 में जनरल हेनरी टेलर ने इस स्मारक की खोज की। हाँ 1818 और जनरल हेनरी हेनरी टेलर, ये सही बात है, ये असत्य नहीं है। यहाँ के महास्तूप का निर्माण अशोक के, हाँ ये भी सही बात है कि सांची के महास्तूप का निर्माण अशोक के पीरियड में हुआ था। मुख्यतया ये ईंटों से बनाया गया, हाँ ये भी सही बात है, ये एक यूनिक बात भी है इसकी। और इसके चारों तरफ अलंकृत पत्थरों से निर्मित वेदिका का निर्माण वाकाटकों ने नहीं किया था।
इसके चारों तरफ निर्मित वेदिका का निर्माण तो जरूर हुआ है, लेकिन ये किसने किया था? ये वाकाटकों ने नहीं किया था। ये हुआ था शुंग और सातवाहन काल में। शुंग काल और सातवाहन पीरियड में, सातवाहन में, है ना? तो ये वाकाटकों ने नहीं किया था। अब हम बात करते हैं होलकर रियासत स्थित इंदौर प्रेसिडेंसी पर 1857 के क्रांतिकारियों द्वारा कब आक्रमण किया गया था? स्कूल कब खुलती है? 1 जुलाई 1857 को जो है होलकर रियासत में जो है वो क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया था। और अ, उस समय में जो लीडरशिप की गई थी वो सआदत खान के द्वारा की गई थी। सआदत खान, है ना? सआदत खान द्वारा लीडरशिप की गई थी। परमार राजा भोज के शासनकाल के अंत में किन दो राजवंशों के संघ ने राजधानी धारा नगरी पर मिलकर के, एक्चुअली चालुक्य एंड चेदी वाज द, ये इन्होंने जॉइंट अटैक किया था परमार राजा भोज के शासन के आखिरी टाइमिंग में, है ना? तो उसमें कौन कौन थे? तो चालुक्य में ये कल्याणी के चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य चालुक्य थे। और इसमें कौन थे? सोमेश्वर फर्स्ट थे, सोमेश्वर प्रथम चालुक्य में। और चेदी वंश की अगर हम बात करें तो चेदी एक्चुअली ये कुलचेरी वाला है ना? कलचुरी वाला, है ना? कलचुरी। और इसके राजा कौन थे? नरेश कर्ण। इन्होंने जॉइंट अटैक किया था मालवा के ऊपर उस समय में, है ना? धारा नगरी। मध्य प्रदेश के किस स्थान से शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित? ओरछा सबको पता है, ओरछा। ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने एक नाम भी चेंज किया था। उन्होंने कुछ नाम रखा था अपना, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। क्या नाम रखा था अपना? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। ओरछा मध्य प्रदेश के हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज, सीहोर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नवीन क्रांतिकारी सरकार सिपाही बहादुर का गठन किसने किया था? रमजूलाल एवं फाजिल मोहम्मद ने सिपाही बहादुर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। एक्चुअली सीहोर की बात अगर हम करें तो सीहोर में फाजिल मोहम्मद का वैसे भी नाम आता है और रमजूलाल उनके साथी थे, है ना? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नरसिंहपुर में एक्चुअली हरि सिंह थे। नरसिंहपुर में कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह, इनका पूरा नाम क्या है? इनको ठाकुर हरि सिंह भी कहा जाता था, है ना? ठाकुर हरि सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से चेंज करके पद्मावती किया था उन्होंने? तो पद्मावती का दूसरा नाम पवैया भी था, है ना? पवैया। पवैया। तो ये थे भीमनाग, इनका नाम था भीमनाग। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफा क्रमांक 20 का संबंध किस धर्म से है? एक्चुअली उदयगिरी क्लोजली नॉन एज, मतलब उसमें बहुत सारे रिलीजियस, मतलब तीनों रिलीजन के उसमें मिलते हैं, जैन बौद्ध और हिंदू। और अगर हम गुफा संख्या 20 की बात करें तो वो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से, है ना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बुंदेला विद्रोह के नायकों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। बुंदेला नायकों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। जवाहर सिंह जी जो थे, जवाहर सिंह जी मौजा मौजा चंद्रपुर से जुड़े हुए थे। और हरदय शाह जो थे, हरदय शाह हीरापुर से थे। और हिंदू पथ की अगर हम बात करें
हिंदुपत एक्चुअली कटरा बेलखेड़ा से जुड़े हुए थे और मधुकर शाह नरहूत से थे। तो ये आपका ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से? ये हो जाएगा, एक में तीन और दो में एक, तीन में दो और चार में चार। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। ये बुंदेला विद्रोह के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा और भी इस पे पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोबारा इसके सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, विच इज भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। बिल्कुल, यहां तक तो ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या 389 थी, करेक्ट। जो बाद में घट करके 210 रह गई, नहीं 299 रह गई थी, तो यहां पर यह गलत हो गया, है ना? तो ये हो गया गलत। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक सदस्य थे। हाँ, शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही चुना गया था और बाद में सेकंड जो मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में उनको चुन लिया गया था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओनली टू इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कब संभाला था? एक्चुअली उन्होंने सिंगापुर से इसको संभाला था, सिंगापुर से। और बहुत ही फेमस तारीख है 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943, है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर से उन्होंने संभाला था। उस समय में जापान का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था ये। एंड अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में हुई थी, ये तो हमें मालूम ही है ना? ताशकंद में। और ये 1920 की बात है, 1920। तो अक्टूबर 1920 ताशकंद में। तो अगर आपसे थोड़ा और पूछ ले कि किसने, एम एन रॉय ने की है ना? एम एन रॉय ने। और ताशकंद कहाँ पर पड़ता है भाई? ताशकंद पड़ता है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे सही विकल्प चुनिए। गणेश सावरकर 1909 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेल में भेज दिया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये फैसला ब्रिटिश जज मिस्टर जैक्सन ने सुनाया था। हाँ, ये आपने नासिक षड्यंत्र केस सुना होगा, है ना? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है ना? तो 1909 में एक्चुअली उनको ब्रिटिश राज जज ए एम टी जैक्सन की हत्याकांड में नासिक जो षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी था, उसमें उन्होंने उस उनका चार्ज लगा करके उनको जेल भेजा था, है ना? काले पानी। शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो कांग्रेस से रिलेटेड है। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरम दल वालों ने कांग्रेस के पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में इलाहाबाद में कन्वेंशन किया था? एक्चुअली मालवीय जी जो थे इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड थे और बाद में उन्होंने हेल्प किया था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1905 में क्या होता है भारतीय राजनीति में? देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंग भंग आंदोलन, है ना? तो इसी के इन द कॉन्सिक्वेंट ऑफ बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो 1905 से लगा करके 7 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा, इसमें स्वदेशी आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। और इस आंदोलन में यहाँ पर बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम कांग्रेस की स्थापना की बात करें जो कि 1885 में हुई है, 1885 से लगा करके 1905 के बीच में हम कांग्रेस का एक पीरियड मानते हैं जिसको हम उदारवादी युग कहते हैं। उदारवादी, है ना? लिबरल, लिबरल जो लोग हुआ करते थे वो इस टाइमिंग में। और 1905 के बाद से लगा के
बाद में लगभग 1920 के आसपास में अगर हम देखेंगे तो ये पूरे 15 साल जो थे वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस, यानी यहाँ पर उग्रवादी लोग बहुत ही प्रभावी रहे हैं। तो अ, अगर हम 1905 से 7 के बीच की बात करें तो क्योंकि 7 में कांग्रेस स्प्लिट भी हो जाती है। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। तो एक्चुअली लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट लोग, और उधर जो थे वो नहीं बनाना चाह रहे थे। फिर बाद में इसको लेकर के तो इलाहाबाद में ये लोग आए थे, जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, हालांकि उस समय में भी हुआ नहीं था रीऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का, लेकिन हाँ, मॉडरेट्स जो लोग हुआ करते थे, नरम दल के जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने मालवीय जी को अध्यक्ष चुना, और अ, अ, मतलब यहाँ पर एक इलाहाबाद में कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन एस के धर की अध्यक्षता में हुआ था। एस के धर, है ना, एस के धर। जेवीपी कमेटी वो अलग पीरियड है वो, है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग। अच्छा, पील कमीशन की बात हो रही है। पील कमीशन क्लोजली रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री, है ना, सैन्य पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज के शिशु थी और ब्रिटिश राज ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया, ये किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय में लॉर्ड डफरिन वॉज द, वो उस समय में वहां पर भारत का क्या था, वाइसराय था, है ना। तो हुआ क्या कि फिर जो है उन्होंने बाद में, मतलब ये बहुत उससे परेशान भी हुए थे, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम ही लोगों ने तो इसको बनाया है, और इस तरह से बाद में जब लाला लाजपत राय जो सॉफ्ट वॉल थ्योरी की बात करते हैं तो वो ब्लेम भी करते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशर्स लोगों ने की है, तो ये उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे। जब एक्सट्रीम आंदोलन जब बढ़ते हैं भारत में तो इस पर इल्जाम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? अलवार संत वैष्णव संतों को कहा गया था, और नयनार संत वॉज जो शेव जो संत थे, पोईगई अलवार संत थे, अप्पर वॉज नयनार, नयनार। अप्पर जो थे उनका पूरा जो नाम था वो था थिरुनुनुका कारासर। और वो शेव थे ये, है ना। तो ये तो इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना, अपर बस। पूडम वाज आल्सो अलावर एंड पे, पे पूडम पे ये जो थे, एंड पुईगई, ये सभी अलवार संत थे। गुप्तकालीन दार्शनिक उद्योतकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? असंगत है मतलब सही नहीं है। उन्होंने वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर अपना वार्तिक लिखा, बिल्कुल सही है। इनका वार्तिक आता है न्याय शास्त्र पे, और ये न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। इन्होंने नागार्जुन वसुबंधु दिंगनाथ के मदों का खंडन किया, बिल्कुल। न्याय शास्त्र में पूरा लॉजिकली इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही शानदार है। अगर आप दर्शन के विद्यार्थी हैं तो आप वार्तिक को पढ़ भी सकते हैं। इनके ग्रंथों का चीनी अनुवाद रोनकी, रोश, रोनशिकी, वे रोनशिन है। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये सही बात है। और ये कापालिक मत के आचार्य थे नहीं, ये न्याय शास्त्र के आचार्य थे, कापालिक नहीं थे, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, कापालिक नहीं थे। चीनी यात्री वेन त्सोंग किस पल्लव शासक के शासन काल में कांची आया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट के टाइमिंग में वेनसांग, जिसको चाइनीज में जुएनजांग कहा जाता है। अब चाइनीज मेरी इतनी अच्छी भाषा नहीं है, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइमिंग में वो कांचीपुरम आया था, और अपनी जो
सियुकी है, उसमें वो वर्णन भी करता है। और उनका नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हम महामल्ल महामल्ल भी कहते हैं, है ना, महामल्ल के नाम से भी जानते हैं। वाकाटक वंश के किस शासन ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की? प्रवर्सन सेकंड ने सेतुबंध लिखा था, आपने जरूर सुना होगा जब किताबें हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली चीजें जुड़ जाती हैं एक लेखक के साथ में। किस स्थान से उल्लिखित होयसल कालीन अभिलेख में ये है कि यहाँ के घरों में विद्या की इतनी चर्चा होती थी कि तोते भी शास्त्रार्थ में चतुर्थ थे? ये हेलेबीडू की बात है, लेकिन हेलेबीडू का जो रियल नाम है विच इज द्वार समुद्रम, द्वार समुद्र, है ना। द्वार समुद्र हेलीबुड के जो अभिलेख है उसमें हमें ये डिटेलिंग मिलती है। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका, संजन ताम्रलेख में किस राष्ट्रकूट राजा को गुप्त सम्राट सहसांक, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड से भी महान बताया, एक्चुअली गोविंद थर्ड की बात हो रही है इसमें, गोविंद थर्ड को कंपेयर किया गया था संजन जो कॉपर प्लेट है उसमें, उसमें उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी में, मतलब उन्होंने कंपेयर किया था कि जैसे गुप्ता पीरियड का चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही फेमस सिख रूलर था, उस तरह से गोविंद चंद्र भी उसी के समान प्रतापी है, ऐसे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित नहीं था? नालंदा मृण मुद्रा लेख, बिल्कुल ये तो हर्ष के शासन काल से संबंधित था। मधुबन ताम्राभिलेख बहुत ही क्लोजली वॉज रिलेटेड टू हर्षवर्धन पीरियड। बांसखेड़ा ताम्राभिलेख, आपने अगर हर्षवर्धन के सिग्नेचर देखे हैं तो बांसखेड़ा में उसकी डिटेल सिग्नेचर है, ऐसा लगता है पूरा एक पैराग्राफ उन्होंने लिखा है अपने सिग्नेचर के ऊपर। चंद्रकेतुगढ़ ये बंगाल में स्थित है, तो ये एक्चुअली हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित नहीं है। बाकी नालंदा, मधुबन और बांसखेड़ा ये सब भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं विजयनगर की शासन प्रणाली में अमरम एक भूमि होती थी जो किसको दी जाती थी? वो सैनिकों को दी जाती थी। उसी को बाद में कौन से सिस्टम में? नारायणकर सिस्टम में। ओके, यहाँ तक पता रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो निम्नलिखित में से कौन सा शासक कारकोट वंश से संबंधित नहीं है? दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश से चंद्रपीड़ है, मुक्तापीड़ है। अवंती वर्मन वर्मन जो है, अवंती वर्मन भी कश्मीर के राजा से रिलेटेड हैं, लेकिन ये फाउंडर है किसके? उत्पल वंश के, उत्पल वंश के। तो कारकोट वंश के तो नहीं है ये अवंती वर्मन, है ना। तो अवंती वर्मन इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वह कौन सा विद्वान था जो बौद्ध दर्शन के प्राचार्यार्थ थे? एक्चुअली विक्रमशिला के बहुत फेमस आचार्य में से दीपांकर जी रहे हैं, और उनको ही आगे चल करके हमने जो है चीन भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और चीन में उनको एक अलग नाम, या इनका एक और नाम भी था, अतिशा, अतिशा नाम से भी इनको जाना गया है। दीपंकर की बात हो रही है ना। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा, ऋत का संरक्षक किस देवता को कहा गया है? ऋत का मतलब क्या होता है? ऋत का मतलब होता है सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक नियम, भौमिक नियम। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल लॉ, कि पूरी जो जगत चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, वो किसके संरक्षण में चल रहा है? वो रित के संरक्षण में चल, विच इज कॉल्ड एज रित, ऋतस्य गोपा। रित का संरक्षक कौन है? वरुण देवता। ये बहुत ही फेमस है ना। तो वरुण देवता जो हैं उनको कहा गया है ऋतस्य गोपा, और ये ऋग्वेद में कहा है। चिरकी नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में है, बहुत ही फेमस जगह है। और ये एक पुरा स्थल साइट भी है। महाकपि जातक का, महाकपि जातक का अंकन सांची स्तूप के दक्षिण तोरण पर हुआ है, दक्षिण के, है ना।
अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। एक्चुअली महाकपि यानी बड़ी महाकपि का मतलब, कपि का मतलब बंदर से है ना, बड़े बंदर की कथा, है ना, इससे रिलेटेड है, विच इज जो उनके साउथ जो द्वार हैं, तोरण है, उसके ऊपर इसकी कथा का अंकन उन्होंने करवाया है। और नेक्स्ट जो सवाल है, गंगा यमुना दोआब में निम्नतम स्तर क्रम में किस प्रकार की पात्र यानी मृद भांड संस्कृति के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं? एक्चुअली ये ओसीपी की बात हो रही है ना। गेरुवें रंग के मृद भांड, गेरुवें यानी और ओचरे कलर्ड पोट्रे, है ना। तो ये गंगा यमुना दोआब से हमें ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से कांचली मिट्टी से निर्मित गिलहरी की, एक्चुअली लोथल से हमें गिलहरी की जो है वो आकृति मिलती है, एक सुंदर आकृति हमें प्राप्त होती है, जो फाइंस मिट्टी होती है उससे, है ना, कांचली मिट्टी जो वो चिकनाई वाली, उस तरह से। नेक्स्ट जो सवाल है, वैदिक साहित्य में राजत्व के प्रारंभ का संकेत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, शुरुआती, है ना, शुरुआती जो मोनार्कियल सिस्टम है उसका जो स्पष्ट जो उल्लेख मिलता है हमें वो ऐतरेय में मिलता है। महाजनपद काल में दक्षिण भारत में कौन सा जनपद स्थित है? ओनली अस्सक, जिसको हम अश्मक भी कह देते हैं। अश्मक वॉज द सदर्न पार्ट इन इन महाजनपद पीरियड, है ना। चेदी तो ये मिडल में आ जाएगा, अवंती इसके आपके उज्जैन के आसपास वाला एरिया है, कम्बोज ऊपर के साइड में आ जाएगा, है ना। तो अश्मक इसका राइट आंसर है, बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो अब नेक्स्ट जो सवाल है 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध जगत में स्तूप को ब्रह्मांडीय धुरी के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही आंसर। स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक है, नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली ए इज करेक्ट, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ओनली ए इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ऋग्वेदिक काल में गविष्ठी, गविष्ठी गायों के लिए युद्ध, है ना, गायों के लिए युद्ध कहा जाता था। कर संग्रहण करता नहीं, गोधन की देखरेख सुरक्षा करने नहीं, युद्ध करने वाला है। पशुओं के लिए किए जाने वाला आपसी संघर्ष, हाँ ये बात सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस हड़प्पा पूर्वकालीन पुरा स्थल में विकसित हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रारंभिक बिंदु दिखाई देते हैं? कालीबंगा इज राइट आंसर, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी भाग में है। तो कालीबंगा बहुत सारे कारणों से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें प्राक हड़प्पा, उसकी जो पीक पे जो हड़प्पा है, और उससे भी इनिशियल वे में, जिसको हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं या प्री हड़प्पा भी बोलते हैं, तो उसके साक्ष्य जो हैं, एविडेंसेस जो हैं, वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और भी अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप कालीबंगा ज़रूर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो 47, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है? रत्नावली तो हर्षवर्धन ने ही लिखा था, रत्नावली। अ, और कौन सी लिखी थी उन्होंने? नागानंद, नागानंद। और कौन सी लिखी थी? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये किसकी? हर्ष की रचनाएं हैं। अब हमें क्या पूछा है? नहीं लिखी गई हैं। अब हमें जैसे ये पता है ना, लेकिन मुझे ये भी पता है कि श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णम का कर्णामृत लिखा था, ये श्रीधर की रचना है, श्री धर दास। तो अगर ये श्रीधर दास ने लिखी है तो ये हर्ष ने नहीं लिखी होगी। सुप्रभात स्तोत्रम ये हर्ष का है। अष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्तोत्र ये भी हर्ष का है ना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसने लिखा है? श्रीधर दास ने लिखा है। निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य कला शैलियों को उनके संबंधित राजवंश के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, इसमें एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया
तो एक तरह से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल आपके। कर्णाट शैली चालुक्यास की है, वो बादामी वाले चालुक्य की बात कर रहे हैं। और कुंतल शैली जो है वो राष्ट्रकूटास की है, जो कि मान्यखेत के थे, है ना, मान्यखेत राष्ट्र। और तेलंग शैली जो है, तेलंग शैली काकतीया की है। तेलंग शैली क्लोजली रिलेटेड टू काकतीय डायनेस्टी, जो कि आपको पता है तो डेक्कन एरिया में आता है। और रेना नाडू जो स्कूल है वो तेलुगु क्षेत्र के जो चोल हैं ऊपर के साइड के, उनकी ये थी। तो ये आप जरूर इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार में इसको पढ़िए। हाँ, अब किताबों की तरफ आते हैं वापस। निम्नलिखित चोलकालीन राजाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, कंबन ने राम अवतारम लिखा है ना, कंबन। और अगर हम बात करें मणिमूल, तो मणिमूल लिखा था तिरुकत्तक देवर, है ना। ये ई में, बी में 4 हो गया। तक या गरपर्णी, इन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कुट्टन। और तिरुतोंडार पुराणम शेकिल्लार, ये भी भाई जरूर याद कर लीजिए, और इनके सब्जेक्ट्स भी जरूर याद कर लेना, अन्यथा ये गलत हो जाते हैं। राष्ट्रकूट काल में गुरु, एक्चुअली ये नॉन ब्राह्मणिकल वर्शिपिंग रिलेटेड काम को करने वाले थे। राष्ट्रकूट का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिरों में पूजा करने वाले अब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं थे। श्रीलंका का कौन सा शासक अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया गया था? तिस, एक्चुअली श्रीलंका के ये एक शासक थे जो महेंद्र और संघमित्रा जब वहां पे गए थे श्रीलंका में, तो उन्होंने तिस को शिष्य बनाया था बौद्ध में। शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत एंतियालकीडस ने भेजा था, एंतियालकीडस ने भेजा था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो अशोका से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का पर्सनल नेम नहीं है, व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता है? नेत्तूर में मिलता है, मास्की गुर्जरा में है, एर्रागुडी में है। एर्रागुडी में अशोक ने अपना रियल नाम स्पष्ट नहीं किया है। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के किस सामंत ने शब्दावतार, शब्दावतार गंगराज ने लिखा था वैसे भी, है ना, गंगराज, ये देखिए ऑप्शन में भी मिल गया, गंगराज दुर्विनीत। शब्दावतारम चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के ड्यूरेशन में लिखा गया था इन्होंने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षक के रूप में कश्मीर की शासिका द ने शासन संभाला था? एक्चुअली नंदीगुप्त के जो है संरक्षक के रूप में उन्होंने शासन संभाला था। बाद में वो बहुत फेमस दिद्दा जो हैं वो शासिका बनी थी। और ये नंदीगुप्त कौन थे? ये उनके पौत्र हुआ करते थे। अपने पौत्र के संरक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 56। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस, बर्लिन सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासन किस देश को सौंपा गया था? ऑस्ट्रिया को सौंपा गया था। और ये किस समय की बात है? ये बात है 1878 की। बर्लिन कांग्रेस भी तो 1878 की बात है वैसे भी, है ना। तो 1878 में ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, तो बोस्निया और हर्जेगोविना को हमने इन्होंने प्रशासनिक अधिकार इन्होंने दे दिया था। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि 1878 की बात है ये। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब पीछे हटा? ये 17 में हटा था एक्चुअली, 1917 की बात है। ये बहुत फेमस इंसिडेंट रहा था एक्चुअली।
जो 17 में बोल्शेविक क्रांति आई थी रूस में, उन्होंने ब्रेस्ट लिटोवस्क की एक संधि की थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क के ट्रीटी के साथ में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पीछे हट गया था। रूस में बोल्शेविकों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न की स्थापना कब की थी? कॉमिंटर्न की स्थापना 19 में हुई थी, 1919 की बात है ये, है ना। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मार्च 1919 में लेनिन की डेथ हो गई थी, लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो बाद में उन्होंने फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न की स्थापना की थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इटली में 1820-21 में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह नेपल्स से शुरू होता है। नेपल्स से इटली में जो है जो निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध में विद्रोह यहाँ से शुरू होता है। तो ये कब की बात है? ये 1820-21 की बात है। और उसके बाद में अगर ऑप्शन में सिसली भी दिया हुआ रहे, है ना, तो वो भी कर सकते हैं आप। सिसली और नेपल्स दोनों में लगभग एक साथ में ये विरुद्ध यहाँ से क्रांति शुरू होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना एक्चुअली 1898 में हुई थी, है ना। काफी लंबे समय तक ये संघर्ष चला था। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है रूसी सामाजिक प्रजातांत्रिक मजदूर पार्टी। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी मिन्स्क में, मिन्स्क में हुई थी, है ना। किस वर्ष में बिस्मार्क को उत्तरी जर्मन संघ का चांसलर नियुक्त किया गया था? है ना। तो अ, अगर हम बात करें कि 1871 की बात करें, 1871 में एक्चुअली उसको नॉर्थ जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था। और उसका पूरा नाम था ओट्टो वॉन बिस्मार्क, है ना, ओट्टो वॉन बिस्मार्क। और अ, उस समय में री री जो न्यू उसका ऑर्गेनाइज जर्मन एम्पायर हुआ था, उसके बाद में उन्होंने किया था इसको। उससे पहले में क्या हुआ था कि फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हुआ था। फिर जर्मनी का एकीकरण होता है। उसके बाद में इसको नॉर्थ जर्मनी का चांसलर बना देते हैं। अब हम बात करते हैं 62 सवाल नंबर, ताम्रपाषाण युगीन स्थल नवदा टोली उत्खनन में प्रथम चरण में प्राप्त मृद पात्रों मालवा पात्र परंपरा की प्रमुख विशेषता क्या है? ये श्वेत चित्रित कृष्ण और लोहित परंपरा के हैं? नहीं। ये गेरुए रंग के मृदपांड हैं? नहीं। ये काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृदपांड हैं? करेक्ट, ये काले रंग से चित्रित दूसरे रंग के मृदपांड हैं? नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा। और मालवा मृदभांड पात्र परंपरा में जो मेजर जो रंग थे वो था लाल और काला, लाल और काला। ठीक है, काले और लाल रंग के मृदपांड हैं। हथनोरा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। हथनोरा, हथनोरा जीवाश्म के बारे में निम्नलिखित कौन सा तथ्य असत्य है, गलत है? जीव नर्मदा घाटी में हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। नर्मदा, हाँ ये बात सही है। ये होशंगाबाद की बात है, होशंगाबाद, है ना। और हथनोरा होशंगाबाद से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये भी ठीक है। इसकी खोज 1984 में, वैसे 82 भी आता है बहुत सारी जगहों पे, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट असत्य कथन
खोजना है। तो एक्चुअली अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर लिखा था पुरातत्व विभाग के अधिकारी मनोरंजन दास द्वारा की गई, नहीं, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया। और तो वैसे 5 दिसंबर को खोज हुई थी ये, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। भीमबेटका के शैल चित्रों में निम्नतम स्तर क्रम में किस रंग से किए गए चित्रांकन प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका के शैल चित्रों में निम्नतम स्तर क्रम में किस रंग से किए गए चित्रांकन? लाल रंग के जो चित्रांकन हैं ये हमें लोवेस्ट इसमें मिलते हैं, है ना? तो जो इसका सबसे निचला और प्राचीन स्तर के जो तो लाल में भी अगर आप मुझे ये अगर ऑप्शन दें कि गेरुआ रंग, गेरुआ रंग, है ना? मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। वहां पर अशोक कहता है देवानाम पिय पियदसि अशोक, है ना? बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त, है ना? तो पटवाई श्रेणी लाट प्रदेश से आकर दशपुर बस गई थी, बिल्कुल सही। यह कुमार गुप्त कालीन अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही। व्यवसायी द्वारा अर्जित धन से एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, हाँ, मंदसौर से इसकी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख की रचना कृष्ण कवि ने की थी, नहीं, इसकी रचना जो थी वो वत्स भट्टी ने की थी, वत्स भट्टी। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, मुगल कालीन वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? हुमायूं के मकबरे का महत्व इसमें स्थित चार बाग के कारण है। फारसी काव्य में इसकी तुलना बहिश्त, बहिश्त का मतलब होता है स्वर्ग, पर्शियन में, हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, बहिश्त से की गई, बिल्कुल सही बात है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए अकबर ने करवाया था, ये भी सही है। यहाँ पे अकबर लिखा नहीं बट मुझे पता है। संगमरमर से निर्मित पहला भवन मोती मस्जिद शाहजहां ने निर्मित कर, देखो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर पहला भवन कहेंगे तो ये गलत हो गया, है ना? तो एक और दो इसके सही आंसर हो जाएंगे, 1 और 2, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कौन सा भवन बनवा दिया था? शुद्ध संगमर की अगर हम बात करें, संगमरमर की, तो ताजमहल बन गया था उससे पहले ही, है ना? तो और मोती मस्जिद जो है वो उन्होंने आगरा में भी बनवाई, उन्होंने दिल्ली में भी बनवाई, है ना? सो और नेक्स्ट जो सवाल है वो है अकबर के समय में मजहर घोषणा प्रपत्र किसने तैयार किया था? है ना, मजहर डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली शेख मुबारक अब्बुल फजल और अब्बुल फैजी दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। तो उनके बाप थे शेख मुबारक, उनके पिता थे। तो उन्होंने एक्चुअली इसका मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, है ना? तो ये मजहर घोषणा पत्र की, और ये कब की बात है? ये है 1579, है ना, 1579 की बात है। अ, भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद, अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर के टाइम पीरियड में हुई, और राग दर्पण तो आपको पता ही है कि अकबर के टाइमिंग में हुआ था, है ना? और ये एक बात है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका अ, वैसे कुछ लोग इसको एक्चुअली औरंगजेब के टाइम पीरियड का मानते हैं, लेकिन फकीरुल्लाह ने किया था, और अकबर के टाइमिंग में किया था, है ना? फकीरुल्लाह ने किया इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बसोली चित्रकला शैली का केंद्र नहीं है?
देखो भाई, बसोली पेंटिंग जो है वो बहुत फेमस रही। नवानगर एक्चुअली इसका नहीं है। मनकोट बसोली का है। जसरोटा है। बंदरलता है। नवानगर जो है ये एक्चुअली इसका केंद्र बसोली चित्रकला का नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। हाँ, ये एक बहुत शानदार सवाल है। 1907 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाली परिपत्र सर्कुलर आजादी, आजादी का परिपत्र को रामनाथ ने तैयार किया था, है ना, बांटा था। रामनाथपुरी, है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात है 1907 में। उन्होंने कहाँ से किया था इसको? सैन फ्रांसिस्को से। फ्रांसिस्को से उन्होंने सर्कुलर आजादी नाम से एक निकाला था और बांटा था, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य नहीं है? राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य नहीं है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक 1823 में लिखी गई थी। नहीं, ये तो वैलेंटाइन शिरोल की किताब है ना, जिसमें उन्होंने तिलक को जो है वो भारतीय अशांति के जनक कहा था, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसका ए ही ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने आत्मीय, हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। समाज कौमुदी उन्होंने, हाँ, पर्शियन में निकाला था। फुतात उल मुहर्रदीन, हाँ, यहाँ पे भी उन्होंने इसकी रचना की थी एक्चुअली। ये निराकार ईश्वर को लेकर के उन्होंने उस पे ऊपर कुछ लिखा था। तो इसका ई, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वॉरेन हेस्टिंग न्यायिक सुधारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जिला दीवानी अदालत 500 रुपए तक के मामलों पर फैसला कर सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही है, जिला दीवानी, है ना। सिविल वाला, है ना, 500 तक का। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। हाँ, ये भी सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात है ना, हाँ, इसी में हो गया था। फौजदारी अदालत में मुस्लिम कानूनों का पालन किया गया था। हाँ, एक्चुअली वो पर्शियन में वही उस समय में कानून चल रहे थे, तो ये बात सही है। जो क्रिमिनल केसेस होते थे उसमें इसका पालन किया गया था। भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के तहत एक विधि आयोग का गठन, लेकिन ये एक्चुअली बेटिंग के टाइमिंग में हुआ था। बेटिंग, लॉर्ड बेटिंग के टाइमिंग में हुआ था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइमिंग में नहीं है। तो चार ऑप्शन नहीं होगा, बाकी एक, दो और तीन, तीनों सही हो जाएंगे। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई, नेक्स्ट जो सवाल है वो हम लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गठित दुर्गा दल की प्रमुख कौन थी? जलकारी बाई, है ना। जलकारी बाई का नाम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है और जानना चाहिए आपको, है ना। तो वो अ, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश के, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जलकारी बाई को तो अलग से भी आप पढ़िए, उनके बारे में भी जानिए थोड़ा, है ना। और अपने लोगों के बारे में जानना चाहिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने द्वीपांतरवंशी अमर आत्मकथा ऋषि राजनारायण नामक पुस्तकें लिखी? किस स्वतंत्रता सेनानी ने द्वीपां द्वीपांतरवंशी अमर आत्मकथा और ऋषि राजनारायण, एक्चुअली बारिंद्र कुमार घोष थे, उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी थी। मेरा ख्याल है ये आंसर होगा। हाँ, ये बात सही है। द्वीपांतर बंशी, अमर आत्मकथा, ऋषि राजनाथ, ये जो हैं, जो एक्चुअली इनके भाई थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, उनके भाई थे बारिंद्र घोष, है ना। तो ये दोनों भाई जो हैं इनका बहुत योगदान रहा है। तो ये बारिंद्र कुमार घोष इज द राइट आंसर। भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 1870 में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? भारत में वित्त विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली मेयो ने शुरू किया था, लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो के टाइमिंग में है, और अगर हम 1870 की बात करें तो वो वैसे भी मेयो का टाइम पीरियड रहा है ना। तो नेक्स्ट जो सवाल है 77, वो है 1814 से 16 के मध्य में आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात 1816 में दोनों के मध्य में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर, सागौली की संधि, सागौली संधि। हाँ, सागौली की संधि नेपाल और आंग्ल नेपाल वॉर के बाद में हुई थी, और ये 1816 में एक्चुअली उनके बीच में एक साइन हुआ था। लुई विवियन डेरोजियो के विचार युवाओं को प्रभावित करते हैं। 1826 में एक शिक्षक के रूप में वे किस शिक्षण संस्थान से, ये हिंदू कॉलेज कोलकाता से जुड़े हुए थे, और बहुत ही कम आयु में ही उनका निधन भी हो गया, और लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, खासतौर से एक्सट्रीमिस्ट जो थॉट हैं उनको शुरुआत करने में। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे सही विकल्प चुनिए। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो है गदर दल की स्थापना 1913 में, हाँ बिल्कुल सही है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, ये भी सही बात है। गदर साप्ताहिक अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू और गुरुमुखी, एक्चुअली ये दो भाषाओं में चलता था, उर्दू और गुरुमुखी में, अंग्रेजी और हिंदी नहीं है, तो इसीलिए ये दो जो है वो गलत हो जाएगा, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर है ना। दिसंबर 1876 में दिल्ली दरबार के अवसर पर भारतीय नेताओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करने का सुझाव किस संगठन ने दिया था? इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता या पुणे, पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा ने दिल्ली दरबार के टाइमिंग में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को एकता के बारे में बताया था। और पुणे सार्वजनिक सभा किसने शुरू किया था? महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे, रानाडे है ना, एम जी रानाडे के नाम से हम उनको जानते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने एक्चुअली पुणे सार्वजनिक सभा बनाए थे, तो उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही थी। गांधी जी ने 4 आना सदस्यता का नियम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित करवाया था? 1920 का नागपुर अधिवेशन बहुत ही विशेष रहा है। यहाँ पर एक्चुअली कांग्रेस के हर सदस्य को वार्षिक रूप से कितना रुपया देना होता था? 4 आना, 4 आना देना होता था। तो एक्चुअली वो फाइनेंशियल जो शॉर्टेज को नियंत्रित करने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए, तिलक के सहयोगियों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक की जेल से मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न किया? तिलक के सहयोगियों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक की जेल से मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया? तो ये अमरावती सेशन हुआ था 1897 में कांग्रेस का। तो यहाँ पर तिलक के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बोला कि भाई तिलक को आज़ाद किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने उनको कांग्रेस अधिवेशन में उनकी रिहाई के लिए उन्होंने सजेशन दिया। नेक्स्ट जो सवाल है वो 83 है, किस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? किस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी? तो पेरिस ट्रीटी हुई थी 1783 में। तो उसमें पहली बार ये बात आई थी 1783 की पेरिस संधि में, जहां पर ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं हम उसको। तो वहां पर ब्रिटेन ने जो है वो पहली बार उनको इंडिपेंडेंट एक वैलिडिटी प्रदान की थी। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित नहीं की? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित नहीं की? देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर से भी जुड़े रहे, जयपुर से जुड़े रहे, और बाद में वो
लंदन में रहे, बहुत लंबे समय तक रहे, इंडिया हाउस और ये सब, तो इनका फॉरेन से कनेक्शन रहा और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को और गदर आंदोलन इन सब से जुड़े थे। अजीत सिंह जी जो है आपको गदर जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ उनके पब्लिकेशन से रिलेटेड वो जुड़े हुए रहते हैं। तो खुदीराम बोस ने भारत में ही बंगाल में जो है उन्होंने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब के फूलों के युद्ध की घटना, गुलाब के फूलों के युद्ध की घटना किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड की बात है। गुलाब के फूलों के युद्ध की घटना, एक्चुअली ये अ, दो अलग अलग उस समय में राजवंश थे। एक राजवंश का नाम था लेंस्टर और दूसरे राजवंश का नाम था यार्क। इन दोनों के बीच में कुछ गृह युद्ध चल रहा था, है ना? तो इसी से रिलेटेड इसका नाम दिया गया था गुलाबों के फूलों का युद्ध या गुलाबों का युद्ध। ठीक है, तो ये इंग्लैंड की बात है। किसने कहा कि, और ये 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है ना? 15वीं शताब्दी के आसपास की। किसने कहा कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है, जिसे मध्य युग में रिलीजन के ठेकेदारों ने कैद करके रखा था? हेज ने ये बात कही थी रेनेसां के बारे में। उन्होंने ये कहा, CJH हेज, तो उन्होंने ये रेनेसां को इंटेलेक्चुअल लिबर्टी के रूप में उन्होंने डिफाइन करके कहा था। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, किसके कार्य के संबंध में विल डूरंट कहते हैं कि अपनी सभी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद वह पुनर्जागरण काल के शायद सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात कर रहे हैं, विल डूरंट। ठीक है, तो उन्होंने ये लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा था। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, पिरामिडों का युद्ध कब हुआ था? पिरामिड वॉर की बात हो रही है, तो ये 1798 की बात है। और 1798 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जुलाई 1798, 21 जुलाई 1798 को जो है किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट और मिस्र के बीच में, क्योंकि मिस्र को वैसे भी पिरामिड का वॉर कहा जाता है। तो ये 21 तारीख को ही हुआ था, 21 जुलाई 1798 को। इसी को हम बैटल ऑफ पिरामिड्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वियना कांग्रेस 1814-15 में निम्नलिखित में सम्मिलित किस प्रतिनिधि के विषय में नेपोलियन ने कहा था कि वे रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ गोबर का टुकड़ा है? वियना कांग्रेस में नेपोलियन बोनापार्ट ने किसके बारे में यह कहा था? तो एक्चुअली वियना कांग्रेस में फ्रांस के एक चांसलर थे, उनका नाम था तेलरां। इसमें तालेरा लिखा है, तेलरा नाम था उनका। और उन्होंने क्यों कहा था कि भाई ये बहुत बड़ा क्या है, अवसरवादी आदमी है, अवसरवादी आदमी है, इसलिए इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो जो ओरिजिनल शब्द उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि रेशमी मोजे में लिपटा हुआ लीद यानी गोबर का टुकड़ा है ना? तो ये फ्रांस के उस समय में जो रिप्रेजेंटेटर्स था उसके बारे में ये कहा था।
निम्नलिखित में से किसने वर्साई में शीश महल का निर्माण करवाया था? लुई द 14th। लुई 14वां ने जो है वो फ्रांस में शीश महल का निर्माण करवाया था। और आप जानते हैं कि उसको हम हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, फ्रांस में एस्टेट जनरल के तीनों सदनों के अधिवेशन का उद्घाटन कब हुआ था? एस्टेट जनरल के तीनों सदनों के अधिवेशन का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 5 मई 1789, यानी 5 मई 1789 को हुआ था तीनों सदनों का एक साथ में उद्घाटन। और एक्चुअली फ्रांस की क्रांति से जस्ट पहले में ये जनरल एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, जिसमें तीनों सदनों ने भाग लिया था, है ना। तो नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा, मेरा विचार है कि एक दिन यह छोटा सा द्वीप यानी कोर्सिका यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा? ये वोल्टेयर ने बोला था। वोल्टेयर ने कहा था, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, और उस उसका जन्म भी कोर्सिका में हुआ था। और ये बात सही है कि कोर्सिका में ही आगे चल करके नेपोलियन बोनापार्ट का भी जन्म हुआ था। तो वैसे थेरेटिकली उनकी बात सही भी हो गई आगे चल करके। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, बौद्ध धर्म के इतिहास लेखन का प्रारंभ किस ग्रंथ से होता है? विनय पिटक में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है जिसको हम बौद्ध धर्म के हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विनय पिटक में एक्चुअली नियम के बारे में, अनुशासन के बारे में इस तरह से उन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल वे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, उत्तर आधुनिक लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? परंपरावादी लेखन से आगे आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना, बिल्कुल सही है। प्रजातंत्र, व्यक्ति स्वतंत्रता, लोक स्वायत्ता पर आधारित। जन सामान्य का इतिहास, जन सामान्य का इतिहास, वंचितों, दलितों, स्त्रियों, पिछड़ों का इतिहास। वैसे तो ये जो स्टेटमेंट हैं वो काफी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग से अलग है, ये मॉडर्न अप्रोच को अपना रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। परंपरावादी लेखन से आगे आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना। इतिहास का चक्रवादी सिद्धांत मिलता है गीता, पुराण, धम्मपद या रामायण में? तो पुराण में एक्चुअली साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री की बात होती है। तो जैसे इसमें कैसे हैं, आप कैसे कहेंगे कि चक्रीवादी इतिहास है? तो मैं कहूँ कि सतयुग, उसके बाद में कौन सा युग आता है? त्रेता युग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, है ना। तो सतयुग के बाद में त्रेता आया, त्रेता के बाद में द्वापर आया, द्वापर के बाद में कलयुग आया, और कलयुग के बाद में फिर क्या आएगा? सतयुग। तो ये एक चक्र हो गया कि नहीं? और सतयुग के बाद में फिर से त्रेता। तो ये एक चक्रीय परंपरा है जो हमें पुराणों में देखने को मिलती है। ठीक है। इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रही विचारों का परिणाम होता है, ये किस विचारक या इतिहासकार ने कहा है? एक्चुअली ऑक्सफोर्ड ने इसके बारे में काफी सारी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री राइटिंग चाहे जो भी हो, एक हिस्टोरियन के साथ में जो पहले से ही जो बाइसेस हैं वो उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ऑक्सफोर्ड एक फिलोसोफर भी था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी जैसे जैसे थिंकिंग रहेगी वैसे वैसे वो इतिहास लिखेगा। तो ऑक्सफोर्ड इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपाश्रयी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? उपाश्रयी का मतलब होता है हिस्ट्री फॉर कॉमन पीपल, जन सामान्य का इतिहास।
तो उसमें लिखा है विज्ञान सम्मत तथ्य आधारित इतिहास नहीं, ये तो साइंटिफिक हिस्ट्री हो गया। आर्थिक आधार पर विभिन्न वर्गों का इतिहास, फिर भी तो वर्ग ही आ गए ना उसमें। तो जन सामान्य कैद और उपाश्रय का एक्चुअली सबाल्टर्न हिस्ट्री इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो इसका कोर लाइन है कि नीचे से इतिहास, है ना। पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच संबंधों का इतिहास, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है ना। लेकिन उपाश्रयी में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है। सीले ने कहा था मेरे ख्याल से, ये है ना, सीले की बात है। सीले एक्चुअली पॉलिटिकल थिंकर था, सर जॉन सीले उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि इतिहास राजनीति शास्त्र की जड़ है, कि बिना पॉलिटिकल हिस्ट्री के तो हम कैसे बता सकते हैं। तो ये सीले की बात है ना, सर जॉन सीले। नेक्स्ट जो सवाल है 99, क्वेश्चन नंबर 99, इतिहास विज्ञान है, न कम है और न ज्यादा। ये जेबी ब्यूरी सर की बात हुए है इसमें। जेबी ब्यूरी ने इसके ऊपर ये ब्रिटिश हिस्टोरियन भी हैं, उन्होंने जेबॉडी ब्यूरी, उन्होंने कहा हिस्ट्री इज ए साइंस नो लेस एंड नो मोर। इतिहास एक विज्ञान है, न तो कम है न ज्यादा है। वस्तुपरक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की परंपरा किस इतिहासकार की देन है? देखो, साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो लियोपोल्ड वॉन रोंके से मानी जाती है, जो कि जर्मन इतिहासकार हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इनको जो है गवर्नमेंट हिस्टोरियन भी माना जाता है, मॉडर्न गवर्नमेंट हिस्टोरियन भी, है ना। सो हिस्ट्री शुड बी राइट एज इट एक्चुअली हैपन। तो नेक्स्ट जो सवाल है, और ये बर्लिन रिवॉल्यूशन से भी रिलेटेड है ना, बर्लिन रिवॉल्यूशन जो इतिहास लेखन से रिलेटेड है। वस्तुनिष्ठता का इतिहास में क्या अर्थ है ना। ऑब्जेक्टिविटी का हिस्ट्री में क्या मीनिंग है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि चीजों को बिना कोई पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना लिखना, है ना। तो अब देखो, ऑप्शन ए को पढ़ो। इसमें इतिहासकार द्वारा निर्व्याक्तिक रूप से यथा तथ्य विवरण लिखना, निर्व्यक्तिक, है ना, नॉन पर्सनल इंडिविजुअलिज्म, है ना। उस बिना खुद की इंडिविजुअल शामिल हुए बिना, कि मैं कौन हूँ, मेरा जगह कौन सा है, मेरा धर्म कौन सा है, मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, कौन सी पार्टी से नफरत करता हूँ, ये सारी चीज, या मैं कौन से धर्म से हूँ, या पक्ष या विपक्ष, कुछ भी हो सकता है। तो बोला इनसे बिना अटैचमेंट रखे हुए इतिहासकार द्वारा तथागत, तो वो क्या हो गया, वो होगी ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, पूरा सामग्री का निष्ठापूर्वक पर लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन अपनी बाइसेस के हिसाब से वो लिखेंगे। समसामयिक घटनाओं का मानक निर्धारित करना नहीं, ये इतिहासकार का काम नहीं है। और वैज्ञानिक प्राविधि द्वारा सिद्ध निष्कर्षों की व्याख्या करना, ये भी साइंटिफिक हिस्ट्री का अप्रोच है, बट वस्तुनिष्ठता विच इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्शन ए, है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, संस्कृति को किस पाश्चात्य विद्वान ने इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना है? संस्कृति, सिविलाइजेशन के बारे में स्पेंगलर बात करते हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसने लिखा था? ये भी ऑसवाल्ड स्पेंगलर की बात है ना। ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और उसमें उन्होंने कल्चर को बोला था कि भाई कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है, ई.एच. कार ने बोला था। हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ई.एच. कार, है ना। तो ये भी ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, हालांकि इनका ज्यादातर जो काम था वो रशियन नेवी के ऊपर था। हाँ, नेक्स्ट जो बात है, अशोक धम्म महामात्र की नियुक्ति 12वें वर्ष में उन्होंने की थी। राज्याभिषेक के 12वें साल में उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी।
और जिसको एक्चुअली कोड ऑफ, जो मॉरल कोड ऑफ, उसके लिए भी एथिकल एक टीचिंग से रिलेटेड भी जोड़ करके देखा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जाति मेगस्थनीज द्वारा वर्णित भारत की 7 जातियों में नहीं थी? शिकारी, दार्शनिक, चिकित्सक, निरीक्षक। तो मेरा ख्याल है इसमें चिकित्सक नहीं था। शिकारी का उन्होंने मेगस्थनीज ने इंडिका में उल्लेख किया था, है ना। तो अम, दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालन, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, जिसको हम सभासद भी कहते हैं, है ना। तो चिकित्सक इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अ, निम्नलिखित में से किसने अशोक के धम्म को नैतिक व्यवहार संहिता कहा था? डी आर भंडारकर सर ने एक्चुअली उन्होंने कहा था कि दिस वाज द कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट। अशोक के धम्म को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्तंभ शीर्ष पशु सही सुमेलित नहीं है? रामपूर्वा, हाँ, वृषभ से, ये सांड से जुड़ा हुआ है, हाँ सही है। संकीर्षा हाथी से, बिल्कुल सही है। सारनाथ सिंह से, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी, ये भी सिंह से है ना। तो घोड़ा, इसका डी आंसर हो जाएगा भाई, है ना। और ये लोरिया नंदनगढ़ पे। मौर्य प्रशासन में संग्रहण कितने ग्रामों का समूह था? संग्रहण 200 गांव का समूह था, एक इकाई थी। और 400 गांव का जो समूह था, उसको हम क्या कहते थे? द्रोणमुख, द्रोणमुख। और 800 गांव के समूह को स्थानीय, स्थानीय। और 200 को संग्रहण, ठीक है, संग्रहण। और 10 को बाट, बाट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है संग्रहण 200 गांव से रिलेटेड है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकरण में सप्तांग सिद्धांत 5वें प्रकरण की बात हो रही है, लगभग 15 शायद प्रकरण उन्होंने लिखे थे उसमें। आ, आ, पांचवा या छठा, इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार और आप जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बले, मित्र और कोश की बात कही है ना। और हाँ, कुछ लोग इसको एक्चुअली छठ छठा अधिकरण में जो है मानते हैं, कुछ पांचवे में, बट दोनों ही आप इसमें थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, एक बार खुद से भी चेक करना भाई, है ना। मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में कितने प्रकार के, 64 कलाओं की उसमें मिलिंद पन्नो की डिटेलिंग रही हैं। और उसमें 64 प्रकार के व्यवसायों और उसकी जो शिल्प होती हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। 64 कलाओं की चर्चा हुई है। तो ये व्यवसायी को माना गया है एक्चुअली, है ना। तो मिलिंद पन्नो में 64 ऑक्यूपेशन के। भाजा चैत्य ग्रह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? भाजा चैत्य एक्चुअली पुणे में है। अम, भाजा चैत्य जो है वो पुणे जिले में एक जगह पड़ती है, लोनावला, लोनावाला, है ना। तो वहाँ उसके पास में है। और नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? ये तो सब लोग जानते होंगे, पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इसका झील का निर्माण करवाया था। और बात, और ये कहाँ पर करवाया था? ये बात है सौराष्ट्र की, सौराष्ट्र, गुजरात, जो कहाँ पर पड़ता है? गिरनार में, है ना। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख
किस गुप्त शासक की प्रशंसा में हरिसेन द्वारा लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख, है ना? तो ये शायद आपका सही रहा होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं संगम कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार का निर्माण किस शासक के, एक्चुअली करिकाल के द्वारा पुहार की स्थापना हुई थी। करिकाल जो है वो एक चोल, पुहार को एक्चुअली हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। और तो नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा है 115, सवाल नंबर 115। अफजल खान ने शिवाजी से मिलने का प्रस्ताव किसके द्वारा भिजवाया था? कृष्ण जी भास्कर के द्वारा उन्होंने भिजवाया था। और अ, और अफजल खान खुद कौन था? वो बीजापुर का सेनापति था, है ना? तो शिवाजी महाराज से मिलने और संधि का प्रस्ताव उन्होंने अपने दूत कृष्ण जी भास्कर कुलकर्णी के माध्यम से उन्होंने भिजवाया था। और अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्रों में आयंगर व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रणाली के अनुसार ग्राम प्रशासन के लिए राज्य कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करता था? मेरा ख्याल है कि ये 12 लोग होंगे, ठीक है? तो 12 आयंगर होते थे जो गांव का शासन देखते थे। बाद में यही चल करके एक जाति भी बन गई आयंगर करके, है ना? तो एक्चुअली इनका जो काम होता था ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी, खास तौर से गांव के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना और साथ में रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के, है ना, रेवेन्यू। तो दोनों इनके पास में पावर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड रेवेन्यू पावर्स ऑल्सो। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने शासन किया था? रानी दुर्गावती ने मुगल पीरियड में किसके संरक्षिका के रूप में शासन किया था? वीर नारायण के संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया था। एक्चुअली रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो गोंडवाना गोंडवाना क्षेत्र की जो रानी दुर्गावती बहुत ही प्रसिद्ध महारानी रही हैं। और उनके छोटे बेटे थे वीर नारायण, उनके संरक्षिका के रूप में उन्होंने, अभिभावक के रूप में उन्होंने राज्य किया और मुगलों से संघर्ष भी किया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने यवन राज्य स्थापन आचार्य की उपाधि धारण की? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने यवन राज्य स्थापन आचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका ऑप्शन में जो है कृष्णदेवराय, हाँ कृष्णदेवराय ऑप्शन है। तो ये एक्चुअली यवन राज्य स्थापनाचार्य कृष्णदेवराय को उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको पराजित किया था, है ना? खास तौर से दक्षिण भारत में जो सुल्तानों ने, यवनों ने आक्रमण किया था तो उनको उन्होंने पराजित किया। तो फिर उन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी धारण की थी, तो कृष्णदेवराय। मुंगी शिव गांव की संधि, मुंगी शिव गांव की संधि निजाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुई थी वैसे। हाँ, निजाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुई थी। और एक्चुअली ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव भी बोलते थे हम इसको। और मराठा जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे और हैदराबाद के निजाम थे। और ये हुई थी 1728 में, 1728 में मुंगी शिवगांव की ट्रीटी हुई थी। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है 120वां। सल्तनत काल में मनोरंजन के साधनों के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? भारत में चौगान का आरंभ चौहान शासकों द्वारा किया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। चौगान का जो आरंभ है वो चौहान शासकों के
द्वारा किया गया। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर हुई थी। नहीं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, गजनवी की नहीं। तो ये गलत हो गया। शिकारी पशु पक्षियों की देखभाल हेतु हिमतरन सल्तनत कालीन एक अधिकारी था। तो अ, लेकिन इसमें जो ऑप्शन लगता है वो मुझे डी लगता है। आप लोग एक बार और जरूर चेक कर लीजिए। हिम तरन को लेकर के ऐसा कुछ सल्तनत कालीन ऑफिसर का नाम तो नहीं देखने में आया है, बट फिर भी आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी है, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। आचार्य सायण ने ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। आचार्य सायण किसकी राजसभा के रत्न थे? देवराय सेकंड के वो रत्न थे। और आपको पता है तो हरिहर और बुक्का को उन्होंने वापस से मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में उन्होंने निष्णात भी किया। और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ही उन्होंने फिर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। तो इस तरह से जो बहमन जो राज्य हुआ था, तो इस तरह से उन्होंने तो देवराय सेकंड जो है इसमें राइट आंसर है। जो लेकिन ये हरिहर के टाइमिंग में भी थे, सायण, आचार्य सायण जो थे, है ना, हरिहर बुक का। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन अख्ता या इख्ता प्रथा के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? ये प्रथा ये प्रथा साम्राज्य के साम्राज्य के दूर दराज हिस्सों को केंद्र से जोड़ने के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। हाँ, ये बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ पावर और कुछ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का पावर दिया गया था, जिसके कारण से जो सेंट्रलाइज जो प्रणाली थी वो शक्तिशाली हुई। तो इसको हम सही मान सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। इससे नए विजित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था की स्थापना और राजस्व वसूली की समस्या का समाधान हुआ। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी नहीं में नहीं आएगा, है ना। इस व्यवस्था में सामंती प्रथा को बढ़ावा मिला। नहीं, एक्चुअली सामंती व्यवस्था कंप्लीटली अलग है। तो इसमें तीन जो है ये इसमें नहीं हो जाएगा, तो ओनली थ्री, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि सामंती व्यवस्था को लेकर के एक बहुत डिबेट भी चलती है इंडोसेंट्रिक एंड यूरोसेंट्रिक अप्रोच से हिस्ट्री को देखने के लिए, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत में मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं थी, है ना। तो ये एक डिबेटेबल विषय है, बट फिर भी इसमें ऑप्शन आप बी रख सकते हैं। किसने टिप्पणी की कि राम मोहन राय अपने समय में मनुष्यों की पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से महसूस किया था? एक्चुअली गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये बात कही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। और वो बहुत बड़े उनके प्रशंसक भी रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि वो आगे की दुनिया के बारे में काफी कुछ सारी चीजें जान रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म ए स्टडी इंपीरियलिज्म ए स्टडी रिटन बाय हॉब्सन, है ना, तो ए इसका ही हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग के वित्तीय हितों को साम्राज्यवादी इंजन के नियंत्रक की संज्ञा दी थी? हॉब्सन इसका राइट आंसर है। और इंपीरियलिज्म ए स्टडी, और ये किताब आई थी 1902 में, 1902 में आई थी। और पूंजीपति वर्ग के वित्तीय हितों को साम्राज्यवादी इंजन का नियंत्रक बताया था। नेक्स्ट जो सवाल है 125वां, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई और इसका भारत में मुख्य अडियार में मद्रास के निकट था। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। हाँ, ये भी सही बात है ना। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। तो और ये थोड़ा देख लीजिए, ये 1875 की बात है।
1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और फिर भारत में इसका मुख्यालय बाद में बना था मद्रास के अडियार में, है ना, ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अम, द्वितीय बार क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में, एक्चुअली लॉर्ड क्लाइव जो थे वो 1765 की आसपास की बात है, ये 65 से 67 के बीच में रहे थे दूसरी बार में, है ना। तो लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में 1765 से 67 के बीच में 2 साल रहे थे। तो ये इसका ऑप्शन जो है नहीं है, उसमें ए हो जाएगा। गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 85 के बीच में, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, हाँ ठीक है। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली, हाँ 96 से 1905 के, हाँ यहाँ तक तो सब ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत बता रहे हैं मैचिंग में। रैयतवारी रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से को शामिल किया गया था? एक्चुअली 51% है, कुछ जगहों पर इसको 60% भी बताया गया है, 60%। तो ज्यादातर किताबों में ये लिखा गया है 51 से 60% के बीच में। तो हाँ, अगर ऑप्शन 51 हो तो आप 51 करेंगे, या अगर 51 नहीं हो और 60 हो तो आप 60 करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 50 से 60% के बीच में रही थी, या 51 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में किस संगठन इंडियन एसोसिएशन बनाया था? एक्चुअली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, है ना। आनंद मोहन बोस उनके साथी थे। इंडियन एसोसिएशन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको हिंदी में हम भारतीय संघ कह देते हैं, भारतीय संघ। अगर हिंदी में भी नाम आ जाए तो परेशान नहीं होना है आपको। अ, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस कानूनों की कार्य समीक्षा के लिए एक प्रेस समिति की नियुक्ति की गई थी? एक्चुअली तेज बहादुर सप्रू थे, उनके अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी बनाई गई थी। 1921 की बात है ये, है ना, 1921 की बात है। और हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे तेज बहादुर सप्रू को हम अलग से भी पढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के संदर्भ में काल अनुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल सीरीज में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। देखो, असहयोग आंदोलन 1920 शुरू, है ना। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942। स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आप खुद ही इसको कर लीजिए। 19 सबसे ऊपर आ जाएगा, 20 बाद में आएगा, 42 तीसरे नंबर पे और 47 चौथे नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? वैसे 15 में आया था। कुछ लोग 7 से 11 के बीच में बोलते हैं, है ना, 7 से 11 के बीच में बोलते हैं। तो एक्चुअली वो अजमेर में पहली बार उससे मिला था, तो 15 ज्यादातर जगहों पे देखने को मिलता है। बट फिर भी आप लोग एक बार सर टॉमस रो को अलग से देख लेना कि भाई उनकी भेंट कहाँ पर, क्योंकि वो काफी दिनों से कोशिश कर रहा था उनसे मिलने की, और बहुत बाद में मिला था जा करके, है ना। फिर अजमेर चला गया, फिर वो वहां पे लगा कि भाई ये मना नहीं करेगा, मिल लेता हूँ, है ना, ऐसे। शेरशाह ने किस युद्ध के विषय में कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली का राज्य लगभग खो दिया था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, एग्जैक्टली उसका शब्द ये था, है ना। तो चौसा के युद्ध की बात है एक्चुअली। चौसा का युद्ध राव मालदेव, मारवाड़ के जो राजा थे, राव मालदेव और शेरशाह खुद भी आया था उस युद्ध में। तो
उनके बीच में। तो राव मालदेव के साथ में इसने काफी सारी डिप्लोमेटिक चाल भी कर दी थी, जिसे मालदेव खुद जो थे वो डायरेक्टली शामिल नहीं हुए थे। बाद में उनको, ये जीता कुंभा की बात है मेरे ख्याल से, तो फिर बाद में उनको बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन फिर ये धोखे से जीता गया युद्ध था, लेकिन फिर भी बहुत ही लिमिटेड सैनिकों के साथ में युद्ध होता है, और शेरशाह को लगता है कि मैं पूरी दिल्ली की बादशाहत खो देता। मैदानी तोप खाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले बाबर ने शुरू किया था, ये तो बहुत फेमस बात है। अब हम बात करते हैं सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व उद्देश्यों के लिए खेती की स्थिति के आधार पर भूमि का सही वर्गीकरण कीजिए। देखो, पोलज सबसे अच्छी जमीन होती थी, तो ये है पोलज। फिर परोती, परती भी बोलते हैं, पोलज परती चंचर बंजर, बंजर सबसे निम्न होती थी, उससे बाद में चंचर, फिर परती, फिर पोलज, है ना। यानी पोलज वॉज द बेस्ट वन, है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दीवान इंशा एक्चुअली जो गवर्नमेंटल जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मान लीजिए, है ना, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। तो ये शाही पत्र व्यवहार की बात है। दीवान इंशा का पद पत्र व्यवहार, है ना, शाही पत्र व्यवहार से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, वो है रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी। तो ये एक्चुअली शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बाद में ये बनी थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का वो डेथ हो जाता है, फिर बाद में इल्तुतमिश बनता है, और उसके बाद में उसका जो गुलाम रहता है, जो इल्तुतमिश रहता है, फिर वो 36 में जो है वो रजिया बनती है और 40 तक रहती है ना। तो ये 4-5 साल का टाइम पीरियड रहा था, तो 1236 की बात है ये, है ना। और ये भारत की पहली मिडिवल काल की पहली महिला शासक भी कही जाती है। पहली और मिडिवल काल की अंतिम भी मान लीजिए, उसके बाद में कोई महिला शासक भारत में मिडिवल पीरियड में नहीं हुई। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। हज्जाज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गवर्नर था। तो वो इराक, मेरे ख्याल से इराक का हज्जाज जो था वो गवर्नर था, और उसको उसने सिंध के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजने वाला हल अज्जाज बिन यूसुफ अल सकाफी उस समय में कहाँ का गवर्नर, पूर्वी इराक का गवर्नर था, जिसको क्या कहते थे, वली, है ना, वली था। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनहिलवाड़ पर आक्रमण के दौरान मोहम्मद गोरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये बात है 1178 की। अनहिलवाड़ पर आक्रमण के दौरान मोहम्मद गोरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। निम्नलिखित में से किस राजा ने उसे पराजित किया था। भीम सेकंड जो थे, मेरे ख्याल से भीम सेकंड थे ना। हाँ, भीम सेकंड थे। अनहिलवाड़ जो गुजरात में एक जगह है। तो ये चालुक्य शासक थे। चालुक्य को और क्या कहते हैं, सोलंकी। सोलंकी, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूलराज। मूलराज का ही नाम भीम सेकंड, भीम द्वितीय उनको कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी जो माता जी थी, नायिका देवी, वो भी उस युद्ध में थी। तो दोनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा और बहुत शानदार तरीके से मोहम्मद गौरी को जो है हराया था उस युद्ध में। कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। एक्चुअली बर्नी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जयाउद्दीन बर्नी ने लगभग तीनों तुगलक टाइमिंग को देखा था। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, वो है ऐतिहासिक इतिवृत्त की संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम रचना कौन सी थी। हराज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का शासन जो है वो देखने में आता है, और कल्हण ने इसको लिखा था। एक तरह से क्रॉनिकल वे में उन्होंने उसको अलग अलग वॉल्यूम में लिखा था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निकालिएगा।
हाँ, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री आरजी कॉलिंगवुड की है ना? आइडिया ऑफ हिस्ट्री आरजी कॉलिंगवुड। व्हाट इज हिस्ट्री ईएच कार की है। ईएच कार है ना? 4 नंबर। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ऑसवाल्ड स्पेंगलर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब टॉयनबी की रचना है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब आप इसको मैच कर लीजिएगा, है ना? नेक्स्ट जो सवाल है वो है 143। पुराणों में इतिहास की कौन सी परंपरा प्राप्त होती है? पुराणों में इतिहास की कौन सी परंपरा प्राप्त होती है? यूनिवर्सल, वो सभी जगह पे सभी टाइमिंग में ऐसी ही चल रही है ना? जो चक्रीय और सार्वभौमिक दोनों देख लीजिए। हिंदू पॉलिटी नामक ग्रंथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है, असत्य है? तो इसमें प्राच्य निरंकुशता की धारणा का खंडन किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है ना? इसमें भारत के प्राचीनतम और सफलतम गणतंत्रों का विवरण है, बिल्कुल सही है। केपी जायसवाल सर की किताब है ये, और शुरू से काफी लंबा डिस्कशन उन्होंने उसमें दिया है। गणतंत्रात्मक पद्धति का प्रचलन वैदिक काल से व्यक्त किया गया है, बिल्कुल करेक्ट। और इसके रचनाकार राधा कुमुद मुखर्जी है, नहीं, केपी जायसवाल सर है, काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल सर, है ना? केपी जायसवाल बहुत बड़ी हिस्टोरियन रहे हैं और नेशनलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियन रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्काईलेक्स किस शासक का नौसेना अध्यक्ष था? एक्चुअली दारा फर्स्ट का स्काईलेक्स जो था वो नौसेना का अधिकारी था। और जो हक्कामनी, जो पर्शियन पर्शियन जो रूलर था, द डेरियस फर्स्ट जिसको कहते हैं हम, है ना? दारा प्रथम कह देते हैं, डेरियस एक्चुअली उसका रियल नाम था। तो जिसे उसने कहाँ पे भेजा था? सिंधु नदी की खोज के लिए उसने उसे भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, त्रिष्ठी लक्षण पुराण महापुराण के लेखक, ये शायद चावुंडराय का है ना? चावुंडराय का है ना? हाँ, चावुंडराय ने त्रिष्ठी लक्षण महापुराण लिखा था। कौन सी भाषा में है? यह है कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ा, कन्नड़ भाषा में लिखा ग्रंथ है ये। और कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ना? इसका नाम है महापुराण या उत्तर महापुराण। इनका जो रियल नाम था वो मंत्री चावुंडराय, जिनको चामुंडराय भी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस बोधसत्व में उपासक उपासिका के धर्म की विवेचना की गई है? अ, किस बोधसत्व में उपासक उपासिका के धर्म की विवेचना की? ये सिगालोवाद है शायद, है ना? सिगालोवाद सत्य, हाँ, सिगालोवाद सत्य में उपासक उपासिका के खास तौर से इसमें गृहस्थ उपासकों और उपासिकाओं का धर्म और आचार व्यवहार और कर्तव्यों के बारे में उन्होंने बताया है ना? किसके बारे में? गृहस्थ उपासक और उपासिकाओं के बारे में। और बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दिग्ग निकाय का। दिग्ग का मतलब ही है बड़ा, है ना? बड़ा एक चैप्टर्स है, उसी का एक हिस्सा है ये। ओके, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये अभिधम पिटक में मिलेगा आपको, है ना? चलिए, नेक्स्ट विच इज, निम्नलिखित में से किस आरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये शायद ऐतरेय आरण्यक की बात हो रही होगी। हाँ, ऐतरेय आरण्यक में पहली बार नगर शब्द का अर्थ जो है वो शहर के रूप में हुआ है, सिटी के रूप में हुआ है ना? तो बस्ती के रूप में। नेक्स्ट जो है, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था वैसे, है ना? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेसन ने कब किया था? ये किया था 1826 में। 1826 में उनकी किताब थी नैरेटिव ऑफ जर्नी रास।
नरेटिव ऑफ जटनिरास। ठीक है। नेक्स्ट जो है शौनक और पिप्लाद, ये दोनों अथर्ववेद की शाखाएं हैं, है ना, अथर्ववेद की शाखाएं हैं। शौनक शाखा और पिप्लाद, ये दोनों ही, है ना। पिप्लाद एक बहुत बड़े ऋषि भी हुए हैं। ठीक है। तो अम, ये 150 सवाल का जो डिस्कशन है ये हमने इसमें रखा है, और ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। आप इसको बार बार में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपकी तैयारी को भी अच्छा करेगा, और साथ में आ, कुछ नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। केवल अगर आप इसको पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा बहुत हेल्प होगा, लेकिन जहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, वो अगर सामने आई हैं, तो आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। और जिन जिन जगहों पर मैंने कहा कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप खुद से भी ज़रूर आप उनको एक बार चेक कर लेना, है ना। क्योंकि अ, गलत पढ़ने से अच्छा है कि खुद चीज़ों को थोड़ा बहुत एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। सो ये एक लंबा डिस्कशन था। अब जल्दी मिलते हैं, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं था मनीष। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।